मयंक भाटिया जोरावर सेन न केवल डीपीएस के महाप्रबंधक थे, बल्कि वे भारत के पाक कला जगत के नेता भी थे और उन्हें भोजन के राजा की उपाधि प्राप्त थी। भारत के पाक कला जगत में उनका काफी प्रभाव था और उन्होंने प्रतियोगिता की शिक्षा नीति का अनुसरण किया। इसी कारण डीपीएस असफल रहा और उसे निष्कासित कर दिया गया। जस्मिन अय्यर जानती थी कि मयंक भाटिया को डीपीएस के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने धीमी आवाज में उसका परिचय कराया। ओह, मैं समझा। संक्षेप में कहें तो वो बहुत शक्तिशाली है ना? मयंक भाटिया ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वैसे भी वो यहां फू फेस्टिवल में पहला स्थान पाने और फिर जस्मिन के स्विमसूट देखने के लिए आया था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे कौन हैं या कितने शक्तिशाली हैं। मयंक भाटिया की संक्षिप्त व्याख्या सुनने के बाद जस्मिन अय्यर ने अपनी आंखें घुमाई। कंप्यूटिंग की दुनिया में मयंक भाटिया ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जिसे इतने बड़े नाम की परवाह नहीं होगी, क्योंकि वह केवल पैसा कमाने, पत्नी पाने और फिर आराम करने पर ध्यान केंद्रित करता था। ऐसा लगता है कि इस तरह की खुशहाल, नमकीन मछली वाली जिंदगी बुरी नहीं है। जस्मिन अय्यर का चेहरा लाल हो गया और उसने मन ही मन सोचा। रोशनी कपूर के परिचय समाप्त होते ही एक लंबा चौड़ा बूढ़ा आदमी माइक लेकर मंच पर आ गया। उसका शरीर सीधा था, आंखें बाघ जैसी थी और भौहें घनी थी। वो बेहद खुशमिजाज लग रहा था। वो सचमुच एक बूढ़ा आदमी था। शायद किसी बूढ़े आदमी के लिए इस विशेषण का प्रयोग करना ठीक नहीं था, लेकिन उस बूढ़े आदमी के हाव भाव से ऐसा ही आभास होता था। अगर उसके सफेद बाल न होते तो वह सचमुच एक तंदुरुस्त शरीर वाले अधेड़ उम्र के आदमी जैसा दिखता। क्या ये वही है जिसका जिक्र मेजबान रोशनी कपूर ने अभी किया था? ऐसा लगता है कि जोरावर सेन ने कई प्रसिद्ध व्यंजन खाए हैं। मंच पर उस वृद्ध लेकिन ऊर्जावान व्यक्ति को देखकर मयंक भाटिया ने मन ही मन सोचा। इस समय जोरावर सेन मंच पर आए और जोर से बोले, ये स्थान, जिसे आमतौर पर आकाश और चंद्रमा के बीच के नाम से जाना जाता है, मूल रूप से केवल शीर्ष 10 डीपीएस विजेताओं के लिए हलबर्ट खाने का स्थान था। ये अतीत के प्रथम स्थान विजेताओं के प्रति सम्मान का प्रतीक है और यहां उनके चित्र लगाना एक परंपरा बन गई है। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, कार्यक्रम स्थल की रोशनी धीमी हो गई और कार्यक्रम स्थल की चारों दीवारों पर लगी तस्वीरें एक एक करके दिखाई देने लगी। दिवंगत आत्मा को शांति मिले, मयंक भाटिया मन ही मन सोचने लगा। वाकई, अगर ऐसा नहीं होता तो? जोरावर सेन के परिचय ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि पहली मंजिल की चारों दीवारों पर लगे चित्र दिवंगत पाक कला के सितारों के थे। लेकिन क्या ये सभी लोग डीपीएस के प्रथम स्थान विजेता हैं? मयंक भाटिया ने आश्चर्य से इन तस्वीरों पर एक नजर डाली। बेशक, उसने बस सरसरी नजर डाली। आखिर इनका इस प्रतियोगिता से कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा उसने सब कुछ पूरा कर लिया था, और अगर वो भविष्य में नमकीन मछली बनना चाहता था तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये लोग कौन थे। प्रथम स्थान विजेताओं के परिचय के बाद क्या हुआ? जोरावर सेन ने इस आयोजन स्थल के इतिहास के बारे में विस्तार से बताया। आखिरकार प्रतियोगिता शुरू होने में अभी आधा घंटा बाकी था और उन्हें कुछ समय के लिए भाषण का सहारा लेना पड़ा। मयंक भाटिया ने चारों ओर नजर घुमाई और पाया कि कार्यक्रम स्थल पर मौजूद अधिकांश प्रतियोगी उत्साह से सुन रहे थे। यहां तक कि मयंक भाटिया के बगल में बैठी जस्मिन अय्यर भी बेहद उत्साहित थी। मयंक भाटिया को कोई आपत्ति नहीं थी। जाहिर है, उसने फोन निकालकर टाइप करने जैसी कोई अनुचित हरकत नहीं की। आखिरकार ये किसी और द्वारा आयोजित खाद्य उत्सव था और वह उनके ही स्थल पर प्रतिस्पर्धा कर रहा था। भले ही वह सुनना न चाहता हो, उसे विनम्रता का दिखावा करना ही था। ठीक उसी समय जब मयंक भाटिया को थोड़ी नींद आने लगी थी, अंततः जोरावर सेन ने अपना भाषण समाप्त किया। आप सभी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए
हमने इस खाद्य उत्सव के आयोजन स्थल के रूप में इस स्थान को चुना है। आप यहाँ इतिहास में एक नया अध्याय लिखेंगे। आइए, हर 3 साल में एक बार आयोजित होने वाले इस खाद्य उत्सव में एक नए पाक सितारे के उदय के साक्षी बने। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। जोरावर सेन के भाषण समाप्त होने के बाद खाना पकाने के मंच और दर्शकों की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मयंक भाटिया को नहीं पता था कि ये लोग ईमानदार हैं या नहीं। क्या वे जोरावर सेन के भाषण के लिए आभारी थे या वे उन्हें जल्दी से विदा कर रहे थे? इसके बाद जब लगभग 9 बज रहे थे तो 2 और प्रतियोगी दोनों तरफ से मूल रूप से बंद प्रतियोगिता स्थल में प्रवेश कर गए और पूरे खाना पकाने के मंच के केंद्र में आ गए। मयंक भाटिया ने बीच में खड़े 2 लोगों को हैरानी से देखा। बाईं ओर से आने वाली लड़की का स्वभाव ठंडा और घमंडी था। वो लंबी थी और उसके लंबे मुलायम नारंगी बाल कंधों पर लहरा रहे थे। उसने भी जस्मिन की तरह ही सफेद कमीज और पतलून पहनी हुई थी। उसकी आकर्षक काया सचमुच जस्मिन के समान थी, हालांकि उसकी आंखें बेहद ठंडी और उदासीन थी, मानो उसका व्यक्तित्व इतना कठोर और अहंकारी हो कि हजारों मील दूर से भी लोग उससे दूर भागते हों। इस तरह के कठोर और अहंकारी स्वभाव के साथ साथ उसकी असाधारण सुंदरता ने उसे पल भर में सबका ध्यान आकर्षित करने वाला बना दिया। बेशक मयंक भाटिया को अब भी लगता था कि जस्मिन बेहतर है। व्यक्तित्व के लिहाज से पत्नी के रूप में जस्मिन का व्यक्तित्व निस्संदेह सबसे उपयुक्त था। दूसरी तरफ से प्रवेश करने वाला दूसरा व्यक्ति एक लड़का था जिसने चश्मा पहन रखा था, लेकिन उसके आसपास थोड़ी सी दुष्टता का भाव था। इसके बाद वे दोनों क्रमशः 63वें और 64वें नंबर के खाना पकाने के प्लेटफॉर्म पर आए। नंबर 63 और नंबर 64 निःसंदेह इस पाक कला प्रतियोगिता के केंद्र थे। ये वो स्थान थे जहां सबकी निगाहें टिकी हुई थी। प्रतियोगिता स्थल बंद होने के बावजूद इन दोनों स्थानों में प्रवेश कर पाना ही इन दोनों व्यक्तियों की पहचान साबित करने के लिए काफी था। अगर कोई अप्रत्याशित घटना न घटी तो ये दोनों लोग निश्चित रूप से अब तक के सबसे मजबूत पाक कला प्रतिद्वंद्वी थे जिनसे उनका सामना हुआ था। क्या सच में वही है सैन लीना? जैसे ही वो ठंडी और घमंडी लड़की खाना पकाने के मंच पर आई, पूरा परिसर स्तब्ध रह गया। सैन लीना कौन है? मयंक भाटिया ने जस्मिन अय्यर की ओर देखा। जस्मिन अय्यर को इस फूड फेस्टिवल से निपटने के लिए प्रतियोगिता से पहले काफी सारी जानकारी तैयार कर लेनी चाहिए थी, है ना? तुम्हें तो ये भी नहीं पता? जस्मिन ने मयंक भाटिया की ओर आंखें घुमाई और पूछा। डीपीएस की सेनापति सैन लीना, जिसे भोजन का दानव राजा कहा जाता है। सैन लीना जू वेमन की पोती, डीपीएस की कक्षा 92 की छात्रा, जो वर्तमान में हाई स्कूल के प्रथम वर्ष में है। वह संस्कार की 10 प्रतिभाओं में से 10वीं प्रतिभा है। वो असाधारण स्वाद क्षमता के साथ पैदा हुई थी, जिसे ईश्वर की जीभ के नाम से जाना जाता है। जब वह युवा थी तब उसने एक प्रसिद्ध रेस्तरां में पर्यवेक्षक के रूप में काम किया था। उसका मूल्यांकन रेस्तरां के भविष्य को प्रभावित करता है। कई मशहूर रेस्टोरेंट उसे खाना चखने के लिए आमंत्रित करने में काफी पैसा खर्च करते हैं। बेशक अगर उसे खाना अच्छा नहीं लगता तो ईश्वर की जुबान के प्रभाव में आकर उस शेफ का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इतना शक्तिशाली पाक कला के देवता की ईश्वर की जीभ के बराबर मयंक भाटिया चौंक गया। हां, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी स्वाद की समझ बहुत अच्छी है। जब वह 3 महीने की थी और स्तनपान कर रही थी, तब उसने एक बार अपनी मां से कहा था, क्या इसका स्वाद उतना तीव्र नहीं है? ये जुबान ही है जो लोगों को बेबाक विचार रखने के लिए प्रेरित करती है। मयंक भाटिया को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। क्या ये ऐसा ही दिखता है? सैन लीना की जीभ अन्य लोगों की जीभ की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील है। दरअसल एक शेफ के लिए स्वाद की समझ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जाहिर है ना? सैन लीना में असाधारण प्रतिभा है। जहां तक दूसरे की बात है,
वो डीपीएस के 9वें स्थान के सदस्य रुयामा शिगेत्सु होने चाहिए। बिल्कुल। संस्कार में अशिना अय्यर ने कहा, सेन लीना की प्रतिष्ठा उससे कहीं अधिक है, इसलिए इस खाद्य महोत्सव में विद्यालय के केवल 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्र ही भाग ले रहे हैं। मयंक भाटिया आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा था कि ये खाद्य महोत्सव संस्कार में पहले और दूसरे स्थान पर होने वाले महोत्सवों से प्रतिस्पर्धा करेगा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह आखिरी 2 महोत्सवों से भी प्रतिस्पर्धा करेगा। ये तो बहुत आसान है। मयंक भाटिया, सेन लीना को कम मत समझो। जानकारी के अनुसार उसकी वास्तविक क्षमता शीर्ष 3 के बराबर है। वह पूरे स्कूल की सबसे कम उम्र की 10 प्रतिभाशाली छात्राओं में से एक है। अगर कोई दुर्घटना नहीं होती है तो वह स्नातक होने पर प्रथम स्थान प्राप्त करेगी। तो बात ऐसी है, वो सिर्फ 15 साल की है। मयंक भाटिया ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में गंभीरता आ गई। सच कहे तो वो पहले से ही 17 साल का है और उसे अभी भी व्यवस्था की मदद मिल रही है। सेन लीना के पास तो ईश्वरीय वाणी है, लेकिन क्या वो खाना पकाने में जन्मजात प्रतिभा की धनी है? सेन लीना के प्रथम स्थान की प्रतियोगिता में शामिल होने के साथ ऐसा लगता है कि उनके लिए इस खाद्य महोत्सव में प्रथम स्थान जीतना थोड़ा मुश्किल होगा। एमडी अकुया, जस्मिन का स्विमसूट, मुझे इसे देखना ही होगा। मुझे इसे देखना है। मयंक भाटिया सोच में डूबी हुई थी कि तभी मंच से रोशनी कपूर की आवाज फिर सुनाई दी। तो इस खाद्य महोत्सव की पहली प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। नियम सभी की मेजों पर रख दिए गए हैं। शेफ्स, कृपया खाना पकाने के सितारे बनने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। मयंक भाटिया थोड़ा हैरान रह गया। फिर उसने मेज पर रखी सूची पर एक नजर डाली, मेज पर रखी सामग्री की सूची उठाई, और जब उसने पहली प्रतियोगिता के नियम देखे तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। खाद्य प्रशासन ब्यूरो की सहमति से इस खाद्य महोत्सव में विजेता का निर्धारण नॉकआउट प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। फूड फेस्टिवल के पहले दौर के नियम ये हैं कि प्रतियोगियों को अपनी अपनी कुकिंग टेबल पर दी गई रेसिपी के अनुसार संबंधित व्यंजन बनाने होंगे। आवश्यक सामग्री कुकिंग टेबल के नीचे रखी गई है। पहले दौर की समय सीमा कुल 2 घंटे है। मंच पर रोशनी कपूर ने माइक्रोफोन से नियमों का परिचय देना समाप्त किया और फिर अपनी निगाहें जजों की मेज की ओर घुमाई। ऊपर सीधे बैठे 5 लोगों को देखते हुए उन्होंने एक एक करके दर्शकों से उनका परिचय कराया। इसके अलावा इस बार न्यायाधीश के रूप में इंडियन करी व्यवसाय बाजार के प्रभारी प्राधिकरण करी क्वीन चियान जिया, दूसरी प्रतिभा संस्कार के इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली स्नातक है, जो 69वें संस्कार 10 टैलेंट्स में प्रथम स्थान पर रही। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने देश के 800 प्रसिद्ध रेस्तरानों के निमंत्रण को ठुकरा दिया और संस्कार रिजॉर्ट में काम करना चुना, जिससे सनसनी फैल गई। वे सभी स्नातकों में शीर्ष स्थान पर है और 79वें संस्कार 10 टैलेंट्स का पहला स्थान पेरिस में स्थित फ्रांसीसी रेस्तरां शिनो को दिया गया। शेफ एस शिमिया कोजरो और अमेरिकन कुलिनरी एकेडमी के 2 शेफ। खाना बनाना। अमेरिकन कुलिनरी एकेडमी के 2 शेफ ओरान जेम्स और फैंग गुग्लिएवा। अमेरिकन कुलिनरी एकेडमी, क्या वो वही कुलिनरी एकेडमी नहीं है जिसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित डीपीएस से की जा सकती है? इस बार उन्होंने सचमुच इन 2 मशहूर शेफ को इंडियन फूड फेस्टिवल में जज के तौर पर आमंत्रित किया है। बाद के 2 लोगों के नाम सुनते ही दर्शकों और नीचे मौजूद प्रतियोगियों के बीच अचानक हैरानी की आवाज गूंज उठी। मयंक भाटिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस फूड फेस्टिवल में कुल 5 जज थे और दर्शकों की प्रतिक्रिया से पता चलता था कि ये सभी पाक कला जगत में मशहूर थे, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसे बस अपने विचारों के अनुसार कड़ी मेहनत करनी थी और प्रथम स्थान प्राप्त करना था। भले ही वो पहला न बन सका, लेकिन कम से कम उसने जस्मिन के स्विमसूट के लिए कड़ी मेहनत तो की और उसे पछताने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार पाक कला की दुनिया में कई प्रतिभाशाली लोग थे और वो लंबे समय से इस प्रणाली के संपर्क में नहीं था।
इसलिए असफल होना स्वाभाविक था। ये सोचते हुए मयंक भाटिया ने अपना सारा ध्यान अपने हाथ में मौजूद रेसिपी पर लगा दिया। पहले नॉकआउट मुकाबले की रेसिपी फ्रेंच गाढ़े सूप का एक कटोरा थी, और जैसा कि रोशनी कपूर ने बताया, रेसिपी में सभी आवश्यक सामग्री लिखी हुई थी। उन्हें बस तस्वीर में दिखाए गए फ्रेंच गाढ़े सूप को बनाने के लिए निर्धारित विधि का पालन करना था। क्या वाकई यही इस फूड फेस्टिवल की पहली कुकिंग प्रतियोगिता का थीम है? मयंक भाटिया को कुछ शंकाएं थी। सच कहूं तो विदेशी खाना हमेशा से उसकी कमजोरी रही है। हालांकि रेसिपी के अनुसार 5वें स्तर की पाक कला प्रतिभा के साथ इसे बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। आखिरकार महान दांव तो एक ही था। जैसे जैसे किसी व्यक्ति का पाक कौशल बढ़ता जाता, वो नुस्खा देखकर उससे संबंधित व्यंजन बना पाता। लेकिन अगर ये इतना आसान होता तो इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 128 प्रतिभागियों के पास कम से कम लेवल 3 का खाना पकाने का कौशल होता। क्या पहला दौर अब तक खत्म नहीं हो गया होता? क्या ऐसा हो सकता है कि फ्रेंच सूप ने किसी के चाकू चलाने के कौशल और आग पर नियंत्रण की परीक्षा ली हो? यह सोचकर मयंक भाटिया ने अन्य रसोइयों की ओर एक नजर डाली। संस्कार गाकुएन की 10 प्रतिभाओं में से 2, शेवा लीना और रुयामा झिजिन ने नुस्खा पर बस एक नजर डाली और खाना बनाना शुरू कर दिया। हालांकि वे दोनों बीच में थी और मयंक भाटिया के कोने से काफी दूर थी। मयंक भाटिया को यह दिखाई नहीं दे रहा था कि वे क्या कर रही हैं। इस बार फ्रेंच सूप के लिए ज्यादा सामग्री नहीं थी, इसलिए उसे बस एक एक करके सामग्री डालनी थी। मयंक भाटिया ने खाना पकाने की मेज पर रखा ताजा सुअर का मांस उठाया और खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। उसके हाथ में रसोई का चाकू ऐसे लहरा रहा था जैसे बादल और पानी बह रहे हों। उसने जल्दी से मांस काटा और उसे 10 से ज्यादा टुकड़ों में बांटकर चॉपिंग बोर्ड पर रख दिया। खैर, ऐसा लगता है कि डीपीएस के 9वें और 10वें स्थान के छात्र वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य हैं। उन दोनों ने लगभग एक ही समय में तरकीब खोज ली और सामग्री तैयार करना शुरू कर दिया। कौन जाने, शायद इस साल के फूड फेस्टिवल का विजेता इन्हीं 2 लोगों में से पैदा हो। सूट और धूप का चश्मा पहने एक हट्टे-कट्टे अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति ने प्रतियोगियों के बीचों बीच देखा और कुशलतापूर्वक मशीन को संचालित किया। शेवा लीना और रुयामा झिजिन ने अर्थपूर्ण मुस्कान बिखेरी। वो ओरान जेम्स नाम की अमेरिकी गाकुएन अकादमी के मुख्य शेफ थे। ओह, ताजिमा सिल्वर, जिसके बाल करीने से कटे हुए थे, ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसने आयोजन स्थल पर मौजूद प्रतियोगियों पर एक नजर डाली और अंत में कोने में खड़े पीले बालों वाले एक युवक पर उसकी निगाहें टिक गई। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, संस्कार से पैदा हुआ है क्या? आपकी गाकुएन अकादमी के छात्र हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं। हा, अधेड़ उम्र की श्वेत महिला फैंग गुली हुआ, अपना मुंह ढककर हंसने से खुद को रोक नहीं पाई और बोली, कोई चारा नहीं था। हमारी अकादमी में जीनों का कोई मुकाबला नहीं है। इस बार जब उसे पता चला कि हम टोक्यो फूड फेस्टिवल के जज बनने वाले हैं, तो उसने जिद की कि हम डीपीएस के वरिष्ठों के साथ प्रतिस्पर्धा करने आए। हमारे पास उसे भाग लेने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वो एक बच्चा है, उसे दुनिया देखनी चाहिए और उसे डीपीएस के वरिष्ठों की ताकत को समझना चाहिए। है, क्या सचमुच ऐसा ही है? सुंदर चेहरे वाले शिमिया कोजरो ने अपने चश्मे को नाक के पुल पर धकेला और नाक से एक हल्की सी आवाज निकाली। वैसे देखा जाए तो अमेरिकी गाकुएन अकादमी डीपीएस के बाद अस्तित्व में आई एक गाकुएन अकादमी थी। हालांकि पिछले 2 वर्षों में यह और भी अधिक शक्तिशाली हो गई है। पश्चिम में इसकी तुलना पूर्व की डीपीएस से की जा सकती है। इस बार इंडियन खाद्य ब्यूरो के पास अमेरिकी गाकुएन अकादमी के इन 2 प्रमुख शेफ को प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में आमंत्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वे अपने छात्रों को भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लाएंगे। इसके अलावा यह व्यक्ति वर्तमान में अमेरिकी गाकुएन अकादमी में प्रथम स्थान पर था। बेशक, क्या होगा अगर वह संस्कार अकादमी से हो?
शेवा लीना के जीतने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गेनो को पहला स्थान मिलता है तो डीपीएस को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अगर ये बात फैल गई तो ऐसा लगेगा मानो डीपीएस अमेरिकन गाकुइन अकादमी से कमजोर है। बेशक, भले ही इस प्रतियोगिता का असर राष्ट्रीय गाकुइन अकादमी पर पड़ा हो, पांचों जजों का नोटरीकृत होना जरूरी था। अगर अंतिम निर्णय असंगत होता तो जजों को बदल दिया जाता। इसलिए इसमें किसी तरह की हेराफेरी नहीं हुई। अंततः वे केवल प्रतियोगियों के असली पाक कौशल पर ही भरोसा कर सकते थे। इस तरह की चाकू चलाने की कुशलता, क्योंकि वो इन दोनों ताकतों से संबंधित नहीं थी, इसलिए उसे संस्कार और अमेरिका के मामलों की परवाह करने की कोई परवाह नहीं थी। बेहद फैशनेबल कपड़े पहने हुए कियान शिया या की नजर अनजाने में कोने में चुपचाप सामग्री काट रहे एक व्यक्ति पर पड़ी। उम्र के हिसाब से यह व्यक्ति संस्कार अकादमी के छात्रों के बराबर ही था। वह अभी किशोर ही था, लेकिन केवल चाकू चलाने के कौशल के आधार पर ही वो प्रतियोगिता में भाग लेने वालों से कमतर नहीं था। शेवा लीना और अन्य दो। ये व्यक्ति कौन है? क्या तांगजिमा सिल्वर भी कियान था? शिया या की निगाहें उस ओर आकर्षित हुई। जब उसने उस आकृति को देखा तो वो आश्चर्य से भर उठी। सीनियर तांगजिमा, इस व्यक्ति का नाम मयंक भाटिया है। ये एक साधारण रसोइया है। इसी समय तांगजिमा सिल्वर के सचिव ने उन्हें दस्तावेजों का एक बंडल सौंपा और प्रतियोगियों की जानकारी की ओर इशारा किया। हे तांगजिमा, क्या एक अनजान बच्चे के लिए इतने सारे लोगों को जुटाने की जरूरत है? शायद इस बच्चे ने बचपन से ही चाकू चलाने का कौशल निखारा है। उसके खाना पकाने के कौशल का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता। फैंग गुलिहुआ ने तिरस्कार से नाक सिकोड़ी। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसकी आंखों में मयंक भाटिया के प्रति कोई घृणा का भाव नहीं दिखा। आखिरकार वो कई वर्षों तक मुख्य शेफ रह चुकी थी। अपनी पैनी नजर से वह स्वाभाविक रूप से देख सकती थी कि मयंक भाटिया और अन्य प्रतियोगी असाधारण थे। क्या उन्हें पहले दौर में एस ग्रेड का मूल्यांकन प्राप्त हुआ? जेम्स मुजी ने तो किसी से एसएसएस ग्रेड भी हासिल कर लिया। इसका क्या मतलब है? तांगजिमा सिल्वर ने दस्तावेजों पर मूल्यांकन देखा और उसका चेहरा स्वाभाविक रूप से जटिल हो गया। मयंक भाटिया ने जजों की निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। उसने विधि का पालन करते हुए पिछले पैर के मांस को बार बार तला। फिर उसने उस पर बेहतरीन सॉस डाला और सोया सॉस के साथ धीमी आंच पर पकाया हुआ सूअर का मांस तैयार किया, जिसके बाद उसने उसे मेज पर रख दिया। फिर उसने आलू और गाजर छीलने शुरू किए, साथ ही प्याज और टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। पत्ता गोभी को धोने के बाद उसने उसे पानी में डालकर लगभग 20 मिनट तक उबाला। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मयंक ने चिकन एसेंस, स्टेक, नमक और अन्य मसाले तैयार किए। सही समय आने पर उसने इसे सॉस में पके हुए सूअर के मांस के साथ ही बर्तन में डाल दिया। अगला चरण कहीं अधिक सरल था। उसे बस पानी के उबलने का इंतजार करना था और उसमें आटा और पनीर के टुकड़े डालने थे। फिर वो सफल हो जाता। फूड फेस्टिवल के लिए तैयार की गई सभी सामग्रियां मेज पर रख दी गई। मयंक भाटिया, जो अपना काम खत्म करने में व्यस्त थी, ने उन पर एक नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि अभी आधा बचा हुआ है। दूसरे शब्दों में, इन सामग्रियों से 2 बार सूप बनाया जा सकता था। मुझे इसे 2 बार क्यों बनाना पड़ेगा? मयंक भाटिया ने भौहें चढ़ाई। रसोइयों के कौशल के साथ इतना साधारण सूप तो एक ही बार में बन सकता था। फिर 2 मौके देने का उनका क्या मतलब था? क्योंकि मयंक को आने में कुछ समय की देरी हो गई थी, इसलिए उसके इंतजार के दौरान कई रसोइयों ने खाना बनाना पहले ही पूरा कर लिया था। मंच पर सबसे पहले जाने वाला ही सबका ध्यान आकर्षित करने वाला था। चे एरिनाट फ्रेंच सूप का कटोरा लेकर मेज पर गई। जैसा कि उम्मीद थी, पांचों जजों ने सूप का एक घूंट पीने के बाद संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, पास। इसके बाद गेनो और रुइशान झिजन भी मंच पर आए और एक के बाद एक प्रस्तुति दी। ये देखकर दर्शकों ने कहा,
जैसा कि अमेरिका कॉलेज और डीपीएस के 3 प्रसिद्ध व्यक्तियों से उम्मीद थी। पहले दौर के सवालों ने उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। हालांकि उनके बाद आने वाले शेफ इतने भाग्यशाली नहीं थे। जब वे अपना सूप लेकर मेज पर आए तो 5 जजों ने उनके बनाए फ्रेंच सूप पर बस एक नजर डाली। बिना चखे ही उन्होंने उदासीनता से कहा, फेल, असफल। अधेड़ उम्र का रसोइया अचानक चौंक गया। फिर वह मेज पर लौट आया। 1 घंटे से भी कम समय बचा था। अगर वह जल्दी करे तो एक और कटोरा बना सकता है। अगले कुछ रसोइयों को भी यही नतीजा मिला। वे तुरंत वापस भागकर सामग्री तैयार करने में जुट गए। जब जस्मिन एयर की बारी आई तो आखिरकार पास की आवाज सुनाई दी। जस्मिन के पीछे कुछ और लोग भी थे जिनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग पास क्यों हो जाते हैं? कुछ लोग पहली ही नजर में फेल क्यों हो जाते हैं? आखिर चल क्या रहा है? मंच पर रोशनी कपूर ने माइक पकड़ा और एक एक करके काम पर लौट रहे प्रतियोगियों को देखा। मंच पर सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। पहले व्यंजन में ऐसा क्या अलग है? जस्मिन तो योग्य है, लेकिन बाकी शेफ नहीं। मयंक भाटिया ने कटोरे में रखे फ्रेंच सूप को देखा और भौहें चढ़ा ली। ये रसोइये कमजोर नहीं थे। उनसे नियमों के अनुसार गलती होना नामुमकिन था। ऐसे में जरूर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी। मयंक भाटिया को मंच पर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार अगर वह तय प्रक्रिया के अनुसार मंच पर जाता तो बहुत संभव था कि उसे फिर से मंच से नीचे उतरना पड़ता और काम दोबारा करना पड़ता। फ्रांसीसी व्यंजन न जानने की यही कीमत उसे चुकानी पड़ी। यहां तक कि उसके पिता, जिनका निधन हो चुका था, भी केवल चीनी व्यंजन ही जानते थे। मयंक भाटिया ने चम्मच उठाया और खुद ही चख लिया। वैसे भी वो इसे दोबारा कर सकता था। पहली बार के बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। बेशक अगर वह दूसरी बार भी असफल हो जाता तो उसे सचमुच मंच से नीचे उतरना पड़ता। स्वाद बुरा नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कमी सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गायब है। मयंक भाटिया ने भौहें चढ़ाकर कटोरे में रखी सामग्री को देखा। फिर उसने मांस और गाजर उठाकर अलग अलग चखे। पत्ता गोभी चखते ही उसे अचानक कुछ समझ आया। उसने बगल वाली मेज पर बैठी जस्मिन की ओर देखा। जस्मिन ने पत्ता गोभी फेंक दी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि जस्मिन एयर ने व्यंजन बनाते समय पत्ता गोभी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि पहला दौर सरल था, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयां भी थी। उदाहरण के लिए प्रतियोगिता द्वारा दी गई रेसिपी पर सवाल उठाना। इसके लिए एक निश्चित मात्रा में साहस और हिम्मत के साथ साथ एक शेफ के शांत विवेक की भी आवश्यकता होती है। आखिरकार डीपीएस द्वारा दी गई रेसिपी पर सवाल उठाना सत्ता को चुनौती देने के समान था। हालांकि डीपीएस द्वारा दी गई रेसिपी जरूरी नहीं कि सही हो। दरअसल अभी तक मौजूद सभी सामग्रियों में से केवल पत्ता गोभी का स्वाद ही सबसे अच्छा था। हालांकि ये व्यंजन सूप था। पत्ता गोभी ने सूप के स्वाद को कम कर दिया। केवल पत्ता गोभी में ही स्वाद था। सूप का असली स्वाद तो गायब ही हो गया। इसी वजह से कई शेफ असफल हो गए। जजिंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद 5 जजों को शायद पत्ता गोभी देखते ही समझ आ गया था कि शेफ निश्चित रूप से असफल होंगे, इसलिए उन्होंने उसे चखा तक नहीं और उन्हें उसे दोबारा बनाने के लिए कहा। एक युवती होने के नाते जस्मिन को पहले ही पश्चिमी व्यंजन बनाना सीख लेना चाहिए था। खाना पकाने के प्रति अपने प्रेम के अलावा उसे इस दौरान बहुत कुछ सीखना चाहिए था। और संस्कार की 10 प्रतिभाशाली शेफ में से एक लीना को समस्या को समझने के लिए बस एक नजर ही काफी थी। यह कहा जा सकता है कि पहले दौर ने भाग्य के तत्व को ही खत्म कर दिया और शीर्ष 128 शेफ में जगह बना ली। बिग ब्रदर मयंक भाटिया को दोबारा शुरुआत क्यों करनी पड़ रही है? दर्शकों के बीच बैठकर फलों का रस पी रही हेमा बैरागी ने मयंक भाटिया को फिर से व्यस्त देखकर भौहें चढ़ा ली। उन्होंने हैरानी से कहा, बड़े भाई मयंक भाटिया को पहले दौर में कोई परेशानी नहीं हुई, है ना?
निर्णायक मंडल में मौजूद कई लोगों ने भी अपनी निगाहें मयंक भाटिया की ओर घुमा ली। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने शुरू से ही उसके बारे में गलत अनुमान लगाया हो? क्या इतना आसान पहला दौर अचानक उभरे इस अप्रत्याशित खिलाड़ी को हरा सकता है? हो सकता है कि वह सचमुच अपने चाकू चलाने के कौशल को निखार रहा हो। दर्शकों में मौजूद कई लोगों की भी यही राय थी। हर रसोइये की अपनी अपनी खासियत होती है। कुछ चाकू चलाने में माहिर होते हैं, कुछ आग पर नियंत्रण रखने में, इत्यादि। मयंक भाटिया की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे वो बचपन से ही अपने चाकू चलाने के कौशल को निखार रहा हो। अभी उसका ये कौशल बस क्षणिक था। जब असली खाना पकाने की बात आई तो केवल चाकू चलाने के कौशल पर निर्भर रहना अंततः उसके असली रंग को उजागर कर देगा। इसके बाद कुछ रसोइयों ने एक ही व्यंजन को 2 बार बनाने का प्रयास किया। हालांकि उनमें से कुछ ने पत्ता गोभी हटा दी, लेकिन उनकी कुशलता के अभाव में उनके द्वारा बनाया गया गाढ़ा सूप स्वादिष्ट नहीं था। इन सभी को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। बेशक कुछ ऐसे शेफ भी थे जिन्हें अपनी गलतियों का एहसास था और वे सीधे एक ही बार में आगे बढ़ गए। जब केवल 1 मिनट शेष रह गया तो 5 जजों की निगाहों के सामने मयंक भाटिया ने आखिरकार अपना काम पूरा किया और अपने द्वारा बनाए गए सूप के साथ निर्णायक मंडल के सामने आया। उत्तीर्ण। शिमिया कोजरो की आवाज सुनकर मयंक भाटिया ने तुरंत राहत की सांस ली। वैसे इसे लगातार 2 बार करना रसोइयों के कौशल और गति की परीक्षा भी थी। कई रसोइये इसे केवल 1 बार ही पूरा कर पाए और दूसरी बार तो असफल भी हो गए। यह दृश्य देखकर दर्शकों में बैठी हिमा ने भी राहत की सांस ली। वो उत्साह से मुस्कुराई और बोली, मुझे पता था कि मेरा भाई इतनी जल्दी बाहर नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अय्यर बहन के खाना पकाने के कौशल मयंक से बेहतर है। मिनामी कोयनारी ने थोड़ा संदेह के साथ कहा। आखिरकार खाना पकाने के कौशल के सार को न समझने वालों की नजर में परीक्षण के पहले दौर को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रतियोगी के ही चैंपियनशिप जीतने की सबसे अधिक संभावना थी। लेकिन मयंक भाटिया को इसकी परवाह नहीं थी। वैसे भी अगर वह पहला राउंड पार कर लेता तो वह दूसरे राउंड में पहुंच जाता। जब तक वह टिक पाता तब तक उसकी रफ्तार मायने नहीं रखती थी। पहले चरण के समापन के बाद जब सभी लोग कुछ फेरबदल के बाद प्रतियोगिता स्थल पर लौटे तो मयंक भाटिया ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। स्थल पर 50 से भी कम लोग बचे थे। इस बार उनमें से आधे से अधिक लोग बाहर हो चुके थे। वाह मयंक भाटिया, हम सब पास हो गए। जस्मिन ने मयंक भाटिया की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा। क्योंकि प्रतियोगिता के दौरान वह मयंक भाटिया को कोई संकेत नहीं दे सकती थी, अन्यथा दोनों को एक ही समय पर जाना पड़ता, इसलिए उसे अकेले ही जाना पड़ा। जब उसने देखा कि मयंक भाटिया अंतिम क्षण में सफल हो गई है तो उसे राहत मिली। इस आदमी को वाकई इस तरह की रोमांचक चीजों से खेलना बहुत पसंद था। तो अभी अभी रेसिपी में कुछ बदलाव किए गए हैं। चलिए विजयी शेफ को बधाई देते हैं। लगभग 10 मिनट बाद मेजबान रोशनी कपूर को अचानक बात समझ में आ गई और उन्होंने दर्शकों को समझाया। अचानक दर्शकों में हैरानी भरी चीखें गूंज उठीं। ये कहा जा सकता है कि जो रसोइये बचे थे वे सभी अपने खाना पकाने के कौशल में आश्वस्त थे और उन्होंने प्रसिद्ध पाक कला विद्यालयों के व्यंजनों पर सवाल उठाने का साहस किया। एक वाक्य में उनका वर्णन करें तो ये सभी लोग कुशल और साहसी व्यक्तित्व वाले थे। इसके बाद कावाशिमा री ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने हाथ में मौजूद प्रश्न पर एक नजर डाली और प्रतियोगी ने अगला प्रश्न घोषित किया। दूसरा सवाल यह है कि हमारा भारत एक तटीय क्षेत्र है, इसलिए खाना पकाने के लिए मछली अपरिहार्य है। अगले मुकाबले में आपको खाना पकाने के लिए केवल मछली का उपयोग करना होगा, बशर्ते सामग्री में मछली मौजूद हो। इस बार केवल 10 लोग ही फाइनल के तीसरे दौर में प्रवेश कर सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि एक ही बार में 30 से अधिक लोग बाहर हो चुके हैं, इसलिए सभी मिलकर कड़ी मेहनत करें।
दूसरा दौर दोपहर 2 बजे आयोजित किया जाएगा। एक राउंड में सिर्फ 10 लोग ही बचे हैं। पहले दौर के बाद जस्मिन एयर ने अभूतपूर्व गरिमापूर्ण भाव प्रदर्शित किया। चिंता मत करो, बस अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करो। मयंक भाटिया ने जस्मिन एयर के कंधे पर हाथ फेर कर उसे दिलासा दिया। सच कहे तो जस्मिन ने उससे मछली पकाना नहीं सीखा था और उसे नहीं पता था कि वो इस बार शीर्ष 10 में जगह बना पाएगी या नहीं। सोच विचार करने के बाद, चूंकि प्रतियोगिता दोपहर 2 बजे आयोजित की जा रही थी, मयंक भाटिया और जस्मिन प्रतियोगिता स्थल से निकल गए और 2 जीतों से प्राप्त स्वर्ण कार्ड का उपयोग करके हेमा और अन्य 2 प्रतिभागियों को पास के एक रेस्तरां में ले गए। भोजन के बीच में ही मयंक भाटिया ने जस्मिन के जूस में फिर से शक्तिवर्धक औषधि मिला दी। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि जस्मिन शीर्ष 10 में प्रवेश कर पाएगी या नहीं, लेकिन कम से कम क्षमता बढ़ाने वाले पेय के साथ उसके खाना पकाने के कौशल के स्तर 5 तक पहुंचने की संभावना अधिक थी। लेकिन खाना खाने के बाद जस्मिन और हेमा बाहर गए और फिर उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मयंक भाटिया फिर से गायब हो गई थी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ गया। समय बीतता गया, मिनट दर मिनट। समय देखते हुए जस्मिन एयर ने देखा कि प्रतियोगिता शुरू होने में केवल 5 मिनट बचे हैं और वह चिंतित हो गई। उसने फोन किया, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। अब जब प्रतियोगिता शुरू होने ही वाली थी, मयंक भाटिया कहाँ चली गई? क्या उसे ढूंढने जाना चाहिए? जब केवल 3 मिनट बचे थे, तब जस्मिन एयर ने अंततः मयंक भाटिया को खोजने और इस खाद्य उत्सव को छोड़ने का निर्णय लिया। आखिरकार वो यह भी समझती थी कि अपनी ताकत से वह ऐसा नहीं कर सकती। संस्कार की 10 प्रतिभाओं के साक्षात प्रभाव में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तुलनात्मक रूप से मयंक भाटिया की सुरक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। जैसे ही उसने अपना सामान समेटा और जाने ही वाली थी, उसने हॉल के प्रवेश द्वार से एक आकृति को पत्थर का बर्तन ले जाते हुए देखा और फिर हांफते हुए प्रतियोगिता स्थल की ओर भागी। इस पत्थर के बर्तन के लिए यह बहुत थकाने वाला है। पत्थर का बर्तन। खाना पकाने की मेज पर रखे भारी पत्थर के बर्तन को देखकर जस्मिन एयर के होंठ हिल गए और उसने आश्चर्य से पूछा, मयंक भाटिया, तुम इस पत्थर के बर्तन को ढूंढने के लिए 2 घंटे से अधिक समय तक बाहर रहे? मयंक भाटिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यद्यपि यहां रसोई के लगभग सभी बर्तन मौजूद हैं, लेकिन कई बार ढूंढने के बाद भी मुझे पत्थर का बर्तन नहीं मिला, इसलिए मुझे उसे ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ा। तो इस पत्थर के बर्तन का उस मछली से कुछ लेना देना है जिसे आप पकाने वाले हैं? जस्मिन एयर थोड़ी हैरान थी। मयंक भाटिया अनजाने में ही कुछ अनपेक्षित काम कर देती थी। उदाहरण के लिए, इस पत्थर के बर्तन में किस तरह की मछली बनेगी? जी हां, केवल इस पत्थर के बर्तन के साथ ही मुझे शीर्ष 10 में पहुंचने का कुछ भरोसा मिल सकता है। मयंक भाटिया ने सुपरमार्केट से खरीदी हुई ग्रास कार्प मछली निकाली और मुस्कुराते हुए कहा। ऊपर से देखने पर मयंक भाटिया बेहद शांत लग रहा था, लेकिन मन ही मन वह गंभीर था। आखिर इस फूड फेस्टिवल में खाना बनाने की कला के धुरंधर कौन होंगे? ये सोचकर वो खुद भी शीर्ष 10 में जगह बना पाएगा या नहीं, उसे खुद भी यकीन नहीं था। दूसरे चरण का सवाल पहले चरण जितना आसान नहीं है। इसमें सामग्री भी स्वयं ही खरीदनी पड़ती है। आखिरकार मछली की कई किस्में हैं और खाना पकाने के अनगिनत तरीके हैं। युआन युए के लिए आपके लिए हर सामग्री तैयार करना असंभव है। कुछ देर बातचीत करने के बाद ही प्रतियोगिता शुरू होने की घंटी बज उठी। जस्मिन ने जल्दी से मयंक भाटिया को अलविदा कहा और अपनी खाना पकाने की मेज पर लौट गई। मयंक भाटिया ने इस मौके का फायदा उठाकर जस्मिन की मेज पर रखी मछली पर एक नजर डाली। ये मछली चांदी धूसर रंग की है। इसका पार्श्व भाग चपटा है, पीठ उभरी हुई है, इसके दांत नुकीले हैं और इसके शल्क छोटे हैं। यह देखकर मयंक भाटिया समझ गया कि इस बार जस्मिन द्वारा तैयार की गई सामग्री वास्तव में सैल्मन मछली है। सैल्मन को समेंग मछली या समेन मछली भी कहा जाता है। यह पश्चिमी भोजन में इस्तेमाल होने वाली सबसे आम मछली सामग्रियों में से एक है।
इस बार अशीना पश्चिमी खाना बना रही होगी। वाकई, एक अमीर परिवार की युवती का रोज का खाना आम लोगों के खाने से अलग होता है। अशीना की मेज पर रखी सैल्मन मछली को देखते हुए मयंक भाटिया ने मन ही मन सोचा, आप सभी का फिर से स्वागत है। दोपहर के लिए आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? अचानक एक मधुर अभिवादन सुनाई दिया। मयंक भाटिया ने सिर उठाया और मंच की ओर देखा, जहां उसे रोशनी कपूर की सुंदर आकृति दिखाई दी। उसे पता नहीं चला कि वो कब मंच पर आ गई थी। उसके सरल अभिवादन ने मंच के नीचे खड़े लड़कों के समूह को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। कावाशिमारी निःसंदेह एक मिलनसार स्वभाव की लड़की थी। उसकी सहज शालीनता ही अनजाने में सबका ध्यान आकर्षित कर लेती थी। चूंकि सभी लोग अच्छी तरह से आराम कर चुके हैं, तो चलिए फूड फेस्टिवल की कुकिंग प्रतियोगिता के दूसरे दौर की ओर बढ़ते हैं। ये प्रतियोगिता आज की सबसे रोमांचक प्रतियोगिता कही जा सकती है। आइए देखते हैं कि कौन से 10 प्रतियोगी बाकियों से अलग होकर इस पाक कला प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में जगह बनाएंगे। अतः मैं घोषणा करता हूं कि पाक कला प्रतियोगिता का दूसरा दौर अब शुरू होगा। घंटी बजी और रोशनी कपूर की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। मैदान में बचे हुए प्रतियोगी फिर से अपने काम में जुट गए। कोने में बैठे मयंक भाटिया ने खाना पकाने की मेज पर रखे पत्थर के बर्तन को देखा और गहरी सांस ली। इस बार वो इस बर्तन को ढूंढने के लिए 2 घंटे बाहर जाने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। उसने नेपाल के हुनान व्यंजन की एक प्रसिद्ध डिश बनाने की योजना बनाई थी, पत्थर के बर्तन में मछली। उन्हें ये व्यंजन अपने पिता की रेसिपी बुक से मिला और हत्सुने ने इसे 100 फ्लेवर स्टेक के समान ही ए ग्रेड दिया। दिन का दूसरा दौर मुश्किलों से भरा था। शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले जाहिर तौर पर बहुत मजबूत थे। मयंक भाटिया ने भी अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संयोग से वो मछली की रेसिपी का इस्तेमाल कर सकता था, इसलिए उसने यही व्यंजन चुना। स्टोन पॉट फिश पकाने की विधि बहुत ही अनोखी थी। सबसे पहले एक विशाल ग्रेनाइट चट्टान को काटकर 2 किनारों वाला एक पत्थर का बर्तन बनाया जाता था और मछली को उसी पत्थर के बर्तन में पकाया जाता था। फिर इसमें तरह तरह के मसाले, मुख्य रूप से मिर्च और कुछ पौष्टिक जड़ी बूटियां मिलाकर इसे तैयार किया गया। अरे बाप रे! रोशनी कपूर ने मछली के मांस को हड्डियों से अलग करने में अद्भुत चाकू चलाने का कौशल दिखाया, मानो वो मछली का मांस चुनने वाली हो। जब मयंक भाटिया पत्थर के बर्तन को घूरते हुए स्टोन पॉट फिश बनाने की विधि को याद कर रही थी, तभी मंच से रोशनी कपूर की मधुर आवाज सुनाई दी। उनकी आवाज से सब लोग आकर्षित हुए और मैदान के बीचों बीच काम में जुट गए। रोशनी कपूर ने उधर देखा। उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसका शरीर बेहद आकर्षक था। वो मेज पर रखी मछली को देख रही थी। रोशनी कपूर के ठंडे और अभिमानी चेहरे पर गंभीरता का एक अंश दिखाई दिया। उसने गहरी सांस ली और फिर अपने हाथ में रसोई का चाकू लहराया। पलक झपकते ही चाकू चमक उठा। एक पल के लिए दर्शकों की निगाहें रोशनी कपूर पर टिक गई। ऐसा लग रहा था मानो पूरा मैदान रोशनी कपूर के लिए एक मंच में बदल गया हो। ऐसा लग रहा था मानो पूरा मैदान रोशनी कपूर के प्रदर्शन के लिए एक मंच में बदल गया हो। रसोई का चाकू चॉपिंग बोर्ड पर सुचारू रूप से चल रहा था, मानो किसी मशीन की तरह काम कर रहा हो। उसने बड़ी कुशलता से मछली के मांस को हड्डियों से अलग किया और अंदर से कीमा बनाया हुआ मांस निकाला। वह सचमुच मून कंट्री के 10 प्रतिभाशाली लोगों में से एक होने की हकदार है। इस तरह की चाकू चलाने की कला तो मेरी कला से भी थोड़ी बेहतर है। यहां तक कि मयंक भाटिया भी रोशनी कपूर की ओर अपनी निगाहें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाया। रोशनी कपूर का हृदय गंभीरता से भरा हुआ था। दरअसल मछली का मांस चुनने वाला भी ये काम कर सकता है। रोशनी कपूर ने मछली के मांस को हड्डियों से और मछली के सिर को आंतरिक अंगों से अलग किया। हालांकि मशीन द्वारा किया गया ये पृथक्करण बेजान था। स्वाद और बनावट के लिहाज से यह किसी व्यक्ति द्वारा किए गए पृथक्करण से कहीं ज्यादा खराब था। एक सच्चा शेफ खाना हाथों से बनाता है,
तभी वे बेहतरीन बनावट और स्वाद वाले व्यंजन बना पाते हैं। शायद इसी वजह से रोशनी कपूर ने मांस को खुद काटने के लिए अपने चाकू चलाने के कौशल का इस्तेमाल करना चुना। अफवाह है कि वह सिर्फ 3 महीने बाद ही बोलने लगी थी। इसके अलावा उसके पास एक असाधारण प्रतिभा है और उसे ईश्वर की वाणी प्राप्त है। कवाशिमारी। उसमें न केवल प्रतिभा है, बल्कि चाकू चलाने की ये कुशलता उसकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है। ये कहा जा सकता है कि वह प्रतिभा और मेहनत दोनों के धनी पाक कला की दुनिया में एक प्रतिभाशाली लड़की है। मैदान को देख रहे हैं। रोशनी कपूर, शिमिया कोजरो ने आखिरकार गंभीर भाव प्रकट किया। उसने चश्मा नाक पर ठीक किया और भारी स्वर में कहा। अपनी अद्भुत चाकू चलाने की कला से उसने मछली की हड्डियों से मांस को अलग किया और मछली के मांस को तेजी से काट दिया। इससे अंदर मौजूद प्रोटीन को नष्ट होने से बचाया जा सका और मछली के मांस की कोमल बनावट बनी रही। वो वाकई जनरल की पोती है। उनके बगल में बैठे डॉन शिमा रेई ने भी संतुष्टि से सिर हिलाया। क्या तब भी जब अमेरिकन कुजीन अकादमी के 2 शेफ मैदान देख रहे हों? रोशनी कपूर के चेहरे पर डर के भाव साफ झलक रहे थे, जिन्हें छुपाना नामुमकिन था। अगर ये कहा जाए कि युआन युए को इस बात की शर्मिंदगी थी कि उनकी पाक कला अकादमी ने इस खाद्य महोत्सव की चैंपियनशिप जीत ली थी, तो ये भी उतनी ही शर्मनाक बात थी कि उनके प्रथम स्थान के शेफ गेनो को डीपीएस के 9वें या 10वें स्थान के शेफ ने हरा दिया। के अलावा प्रतियोगिता के केंद्र में मौजूद दूसरी शेफ रोशनी कपूर भी सबकी निगाहों का केंद्र बन गई। जब उन्होंने बैग से ब्रांडी की बोतल निकालकर मेज पर रखी, तो निर्णायक मंडल में बैठे 5 लोगों के चेहरे के भाव जटिल हो गए। ब्रांडी शब्द मूल रूप से डच शब्द ब्रैंडविजन से आया है, जिसका अर्थ है पकी हुई शराब। संकीर्ण अर्थ में इसका तात्पर्य अंगूरों को किण्वित करने के बाद आसवन द्वारा प्राप्त उच्च अल्कोहल से था, जिसे बाद में ओक के बैरल में संग्रहित किया जाता था। ब्रांडी एक प्रकार की आसुत शराब थी, जिसमें फलों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता था और किण्वन प्रक्रिया द्वारा तैयार की जाती थी। आसुत भंडारण के बाद तैयार किया गया। उदाहरण के लिए, रोशनी कपूर ने ब्रांडी अंगूर की शराब भी निकाली। तो बात कुछ ऐसी है। वो मछली की दुर्गंध दूर करने और मांस को मुलायम बनाने के लिए उसमें अल्कोहल मिलाना चाहती थी, ताकि अंदर मौजूद सभी तत्व अच्छे से घुल मिल जाएं। इससे साफ है कि अकादमी में 9वें स्थान पर आने वाली शेफ की यह प्रतिष्ठा उसे बेवजह नहीं मिली है। उसने ये तरीका शुरू से ही सोच रखा था। फैंग गैरेट के खूबसूरत लाल होंठ एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ ऊपर की ओर मुड़ गए। है, क्या तुम्हारा जीनो भी वैसा ही नहीं है? हजार शिया याने कोने में बैठी गेनो को देखा, जो मछली काट रही थी और उसे सेवई के साथ भूनने के लिए स्कैलप्स में डाल रही थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, मछली को स्कैलप्स में डालकर भूनने से समुद्री भोजन के रूप में मछली की ताजगी बढ़ जाती है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, हजार शिया या अचानक स्तब्ध रह गई, क्योंकि जीनो की सीट कोने में थी और उसके सामने एक आकृति ने उसका ध्यान आकर्षित किया। क्या वह सचमुच गैस स्टोव पर पत्थर का बर्तन गर्म कर रहा है? वो क्या कर रहा है? हजार शिया याने भौहें चढ़ाई और फिर उस अजनबी रसोइये को गौर से देखा। फिर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव साफ दिखाई दिए। पत्थर का बर्तन? क्या आप कियान की बात सुन रहे हैं? शिया या की आवाज सुनकर बाकी 4 जजों ने भी मयंक भाटिया की ओर देखा। जब उन्होंने मयंक द्वारा चूल्हे पर गर्म करने के लिए रखे गए पत्थर के बर्तन को देखा, तो उन सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव प्रकट हुए। इस समय जजों की मेज पर बैठे अमेरिकन कुजीन अकादमी के हेड शेफ ओलान जेम्स ने भी अपने धूप के चश्मे उतार दिए। वे मयंक भाटिया को प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहे थे। मैंने सुना है कि सुदूर पूर्व में एक चीनी व्यंजन है जिसमें चूल्हे पर खाना पकाने के लिए पत्थर के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। पत्थर के बर्तन का फायदा यह है कि इसमें प्राकृतिक रूप से ऐसे कार्बनिक अयस्क होते हैं जो मानव शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं और खाना पकाने से पहले उन्हें तराशा जाता है। इससे कैल्शियम,
जस्ता और अन्य खनिज पदार्थ प्राप्त होंगे जो मानव शरीर के लिए लाभकारी हैं। इस प्रकार इस बर्तन में खाना पकाने से सूप में मौजूद सामग्री अच्छी तरह से घुल मिल जाती है। इस तरह ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी है। ये सुनकर डॉन जिमाजिन, शिमिया कोजरो और अन्य लोगों के चेहरे पर भी लालसा के भाव प्रकट हुए। आखिरकार वे इसे पहले भी चख चुके थे। क्या इन व्यंजनों की तुलना ईश्वर की वाणी से भी की जा सकती है? इसकी तुलना उन स्वादिष्ट व्यंजनों से की जा सकती है जिनका स्वाद लीना ने अपने बचपन से चखा था। परिणाम स्वरूप वे कई स्वादिष्ट व्यंजनों का केवल स्वाद ही चखते थे और उनमें उनकी कोई खास रुचि नहीं थी। हालांकि अब उनकी रुचि जगाने वाली एकमात्र चीज एक ऐसा व्यंजन था जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी हो। इसी बीच मयंक भाटिया का काम अभी शुरू ही हुआ था। उनकी नजरों के सामने मयंक भाटिया ने थैले से रेड मीट की कुछ हड्डियां निकाली और उन्हें पानी में डाल दिया। फिर उसने उन्हें धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाया। सूप का स्टॉक बनाने के लिए रेड मीट की हड्डियों का उपयोग करना, उनमें से कुछ तो और भी ज्यादा हैरान थे। इस स्थिति में इस पत्थर के बर्तन की मुख्य सामग्री सूप के इस कटोरे में मौजूद सूप बन जाएगी। अमेरिकन कुजीन अकादमी के दोनों मुख्य शेफ ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। फिर उन्होंने भौहें चढ़ाई और उनकी आंखों में गंभीरता की एक झलक दिखाई दी। यह कहा जा सकता है कि प्रतियोगिता में मयंक द्वारा प्रदर्शित पाक कौशल उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। उन्होंने पहले सोचा था कि गेनो के प्रतिद्वंदी केवल संस्कार के 10 प्रतिभाशाली शेफ ही होंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मयंक ही वो शेफ है जो गेनो को प्रथम स्थान प्राप्त करने से रोक सकता है। कियान के बारे में क्या? जिया ने मयंक भाटिया को प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। इंडियन करी उद्योग की रानी होने के नाते उनका लक्ष्य स्वाभाविक रूप से केवल करी का विकास करना नहीं था। अगर वह इस प्रतिभाशाली युवक को अपने रेस्तरां में शामिल कर लेती तो शायद भविष्य में करी उद्योग के अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए वह इस अवसर का लाभ उठा सके। डॉन शिमा यिन और शिमिया कोजरो की बात करें तो वे यूएत्सुकी से स्नातक हो चुके थे, लेकिन वे इस खाद्य उत्सव में एक अलग योजना के साथ आए थे, जो कि उनके पसंदीदा शेफ को अपने रेस्तरां में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। अगर मयंक भाटिया इस बार शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल हो जाता है तो वो उनके आमंत्रण के मानदंडों को पूरा कर लेगा। जब वे सब अपने अपने विचारों में खोए हुए थे, तभी मयंक ने सूप के उबलने का फायदा उठाया। उसकी तेज धार वाली तलवार चमकी और उसने मछली को मारकर उसके आंतरिक अंग निकाल लिए। फिर उसने उन्हें सावधानी से काटा। मेज पर मछली के लंबे और मोटे टुकड़े आ गए। उसने ग्रास कार्प मछली को धोकर मेज पर रख दिया। वैसे ये उसका पहली बार मछली पकाना था। हालांकि खाना पकाने के 5वें स्तर के कौशल की मदद से चाकू चलाने की उसकी समझ स्वाभाविक थी। जल्द ही उसे ग्रास कार्प को पकाने का तरीका समझ आ गया। काटने की यह विधि चाकू चलाने के कौशल की कड़ी परीक्षा थी। कुशल चाकू चलाने वाला उस्ताद मछली के लंबे और मोटे टुकड़े काट सकता था, जिनमें काफी मात्रा में मांस होता था। वहीं कम कुशल उस्ताद मछली के बिखरे हुए टुकड़े काट सकता था, या फिर एक टुकड़ा भी ठीक से नहीं काट पाता था। 30 अंक, 4 अंक, 23 अंक। स्टोन पॉट फिश को पकाने में एक निश्चित समय लगता था, इसलिए 1 घंटे बाद खाना पकाने का काम पूरा कर चुके रसोइयों की आकृतियां एक एक करके मंच पर दिखाई देने लगी। हालांकि इन लोगों के नतीजे आशाजनक नहीं थे। निर्णायक मंडल द्वारा दिए गए कठोर मूल्यांकन को सुनकर सबसे निचले पायदान पर रहे शेफ केवल निराश होकर ही वहां से चले गए। हे भगवान, इस बार तो अधिकतम स्कोर सिर्फ 45 अंक है, 50 अंक भी नहीं। इस बार मूल्यांकन कितना सख्त है। आयोजन स्थल पर लगी बड़ी स्क्रीन पर स्कोर देखकर माइक्रोफोन पकड़े हुए किशिमा रेई आश्चर्य से विस्मय व्यक्त किए बिना नहीं रह सकी। उसकी आवाज सुनकर भले ही दर्शकों में मौजूद हर कोई खुद को उसकी जगह पर रखकर देख रहा हो, लेकिन जब वे किसी पसंदीदा प्रतियोगी का मूल्यांकन सुनते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से घबरा जाते हैं। आखिरकार
इस बार पांचों जज वाकई बहुत सख्त थे, विशेषकर किशिमा रेई। जिया ने तो एक व्यक्ति को 0 अंक भी दे दिए। ये तो सरासर हास्यास्पद था, क्योंकि स्टॉक पकाने से संबंधित कोई काम नहीं था। इसलिए मयंक भाटिया केवल समय गिन सकता था और मन ही मन किशिमा रेई के प्रति सहानुभूति जता सकता था। जिया इतनी आलसी थी कि उसने अंक देना भी नहीं चाहा, इसलिए उसे केवल 4 अंक मिले। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरे दौर में स्कोर हासिल करना कितना मुश्किल था। और जब मयंक भाटिया मंच की ओर देख रही थी, तब तक जस्मिन एयर सैल्मन मछली को मंच पर ले जा चुकी थी। शुभकामनाएं जस्मिन। इस बार मैं बस इतना ही कर सकता हूं कि तुम्हें नशीली दवा दूं और तुम्हें अपना मौन आशीर्वाद दूं। मयंक भाटिया ने मन ही मन प्रार्थना की। यह पहली बार था जब वह दिल से इतना भावुक महसूस कर रहा था। एक मित्र के दृष्टिकोण से वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि मेहनती, दयालु और सौम्य जस्मिन प्रतियोगिता के दूसरे दौर में ही बाहर हो जाए। इसके अलावा जस्मिन के प्रति उसकी भावनाएं अब केवल दोस्ती तक ही सीमित नहीं थी। शिक्षकों, कृपया मेरे व्यंजन पैन फ्राइड सैल्मन का स्वाद चखें। जस्मिन एयर मंच पर आईं और प्रत्येक जज के सामने सैल्मन की 5 प्लेटें रखते हुए घबराकर बोली। सच कहे तो अय्यर परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते उसे घबराना नहीं चाहिए। आखिरकार वो बचपन से ही हर तरह की चुनौतियों का सामना कर चुकी है, अपने परिवार से लेकर विभिन्न कंपनियों के सीईओ तक। हालांकि इस समय उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल सीने से बाहर निकल आएगा, क्योंकि उसे खाना बनाना बहुत पसंद था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी सारी मेहनत इस पल बेकार हो जाए और गवर्नमेंट फेस्टिवल के शीर्ष 10 में पहुंचने का उसका सफर रुक जाए। ऐसी स्थिति में वो घबराएगी क्यों नहीं? शिमिया कोजरो ने सबसे पहले अपना सिर उठाया। जस्मिन का चेहरा देखकर वह दंग रह गया। वो फ्रांस में एक प्रसिद्ध रेस्तरां चलाते थे और प्रतिदिन अनगिनत कुलीन महिलाओं से मिलते थे। फिर भी जब उन्होंने पहली बार जस्मिन को देखा तो वे थोड़ा अचंभित रह गए। बेशक उसे बस इतना लगा कि जस्मिन देखने में बहुत सुंदर है। उसका कोई स्वार्थ नहीं था। उसे बस इतना लगा कि जस्मिन देखने में बहुत सुंदर है। अगर सीधे सीधे कहें तो शेफ का पहनावा भी रेस्टोरेंट के कारोबार पर काफी असर डालता है। आखिर जब ग्राहक किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो औपचारिक रूप से कपड़े नहीं पहने हुए है, लापरवाह है या आलसी है, तो रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों की खाने की इच्छा कम हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे गवर्नमेंट रेस्टोरेंट में अगर जस्मिन की शानदार उपस्थिति न होती तो मयंक भाटिया इतने कम समय में डीपीएस अकादमी से बड़ी संख्या में छात्रों को आकर्षित करने में सक्षम नहीं होता। अब मंच पर खड़ी बेदाग सफेद पोशाक पहने जस्मिन एक सुरुचिपूर्ण और उदार स्वभाव को प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सकी। व्यंजनों के स्वाद की तो बात ही छोड़िए, ऐसी खूबसूरत महिला को देखकर ही खाने का मूड बदल जाता है। कम से कम जस्मिन के पहले इंप्रेशन से तो उपस्थित पांचों जज काफी संतुष्ट थे, क्योंकि इस बार व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए समय चाहिए था। इसलिए जस्मिन बस एक तरफ खड़ी रही और अपना सिर घुमाती रही। संयोगवश जब दर्शकों ने जस्मिन की इस मनमोहक उपस्थिति को देखा तो उन्होंने भी आह भरी। हे भगवान, वो लड़की कौन है रूपरंग और कदकाठी के मामले में जिसकी तुलना उससे की जा सकती है? उनकी तुलना एरिना लीना से की जा सकती है। उसकी तुलना में क्या आप उसका अपमान कर रहे हैं? दोनों ही समान स्तर की बेजोड़ सुंदरियां हैं, बस उनकी शैली अलग अलग है। अगर मिस एरिना शांत और सुरुचिपूर्ण है तो ये सौम्यता की प्रतीक है। अरे, क्या ये आरईसीटी कंपनी की सबसे बड़ी चूक नहीं है, यूकी असुना, जिसने मैच फेदर रिलीज की थी? अचानक भीड़ में से किसी ने आश्चर्य से चीख मारी और अचानक सभी को याद आ गया, ये वास्तव में वही है। जल्दी से अपना फोन निकालो और इस दृश्य को रिकॉर्ड करो। जस्मिन हेयर वास्तव में उतनी प्रतिभाशाली लड़की नहीं है जितना कि खबरों में बताया गया है। सच में एक बार देखना 100 बार सुनने से बेहतर होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह न केवल गायिका है बल्कि खाना भी बना सकती है।
एक पत्नी के सारे गुण उसमें कूट कूट कर भरे हैं। कुछ ही देर बाद दर्शकों के बीच शोर मच गया। मयंक भाटिया ने अपना सिर घुमाया और ये देखकर चौंक गया कि वहां एक झंडा था जिस पर जस्मिन का चित्र बना हुआ था। सुश्री अय्यर, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। इस खाद्य महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त करें। हम सभी आपके प्रशंसक हैं। हम हमेशा आपका समर्थन करेंगे। भविष्य में कृपया एक रेस्तरां खोलें। हमें आपके व्यंजनों का स्वाद चखने का अवसर दें। यह देखकर जस्मिन अचानक असमंजस में पड़ गई कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। दर्शकों की जयकार सुनकर मयंक भाटिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। जस्मिन अय्यर जैसी खूबसूरत और प्रतिभाशाली लड़की लड़कों के दिलों में मानो देवी समान थी। इतने कम समय में इतने सारे प्रशंसकों को हासिल कर लेना स्वाभाविक ही था। तुलना में वो वास्तव में बहुत कमजोर था। इतने लंबे समय तक इतनी मेहनत करने के बाद भी प्रतियोगिता में उसका समर्थन करने वाला एक भी प्रशंसक नहीं था। कुछ जजों की प्रशंसा के अलावा पूरे मंच पर केवल रोशनी कपूर की निगाहें ही ठंडी थी। जब भी संस्कार कोई कार्यक्रम आयोजित करती, उसे विशेष रूप से मेजबान के रूप में आमंत्रित किया जाता था। अपनी प्यारी सूरत और मधुर आवाज के कारण वो हमेशा से कई लड़कों की चहेती रही थी। लेकिन अब जस्मिन ने उसकी सारी शोहरत छीन ली थी, जिससे वो बहुत दुखी थी। धिक्कार है, ये औरत तो मुझसे भी ज्यादा लोकप्रिय है। ऐसी लड़की में ऐसा क्या खास है? क्या वो तुम्हारे जैसे बिना पैसे और दौलत वाले लड़कों के समूह के साथ रह सकती है? और उसके ये भद्दे स्तन क्यों हैं? क्या वो यहां सिर्फ दिखावा करने और मर्दों को लुभाने आई है? क्या वो समतल जमीन पर चलते समय गिर नहीं जाएगी? वो शायद फर्श पर सिलिकॉन जेल फैलाकर गिर पड़ेगी, है ना? कावाशिमारी ने नाखुशी से बुदबुदाते हुए मन ही मन जस्मिन अय्यर के स्तनों को सिलिकॉन जेल लगाने के लिए कोसा। तभी उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो जजों, कृपया अय्यर के स्कोर का मूल्यांकन करें। ठीक है। पांचों जजों ने सिर हिलाया और फिर अपने सिर नीचे कर लिए। जब उन्होंने अपने सामने सैल्मन मछली देखी तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक साधारण पैन फ्राइड सैल्मन है, लेकिन जस्मिन ने जो बनाया वो उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। सैल्मन? तो क्या उसकी बाहरी परत आटे की है? हजार? जिया ने सैल्मन मछली के चारों ओर लिपटी सुनहरी बाहरी परत की ओर इशारा करते हुए हैरानी से पूछा। इस प्रतियोगिता में वे केवल मयंक भाटिया, युआन युए और गेनो, इन चार लोगों पर ही ध्यान दे रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक उपेक्षित लड़की वास्तव में ऐसा व्यंजन बना सकती है जो देखने में इतना शानदार हो। हां, यह बाहरी परत है जिसे मैंने झींगा, आटा और गाजर से बनाया है। फिर मैंने इसका इस्तेमाल सैल्मन को इसमें लपेटने के लिए किया। जस्मिन अय्यर ने सैल्मन मछली की बाहरी परत की ओर इशारा करते हुए समझाया। अच्छा, ऐसा है। हजार? जिया ने प्रशंसा भरी नजरों से ताली बजाई। अगर कोई महिला जस्मिन का रूपरंग देखती तो उसके मन में ईर्ष्या अवश्य जाग उठती, लेकिन जस्मिन के विनम्र स्वभाव ने न केवल ईर्ष्या को दूर किया, बल्कि उसे जस्मिन के प्रति स्नेह भी जगा दिया। सैल्मन को आटे और झींगा के मांस में लपेटने से न केवल सैल्मन की ताजगी बढ़ जाती है, बल्कि सैल्मन को तलते समय मछली की सुगंध आटे की इस पतली परत में अच्छी तरह से केंद्रित हो जाती है। सटीक रूप से कहें तो इसे मेरे द्वारा विकसित सैल्मन ब्रेड भी कहा जा सकता है। जस्मिन अय्यर ने फिर से समझाया। इस तरह की मछली की डिजाइन बहुत दुर्लभ है। ऐसा लगता है कि आपने इस व्यंजन को बनाने में वाकई बहुत मेहनत की है। पांचों जज थाली में रखी सैल्मन मछली को देखकर अचंभित रह गए। फिर वे सैल्मन ब्रेड का एक टुकड़ा खाने से खुद को रोक नहीं पाए। कचा, उसने अपने दांतों से मुखौटे की बाहरी परत को कुचल दिया और कुरकुरी बाहरी परत और मुलायम मछली का मांस एक साथ उसके मुंह में चला गया। अंदर का मछली का मांस कुरकुरी बाहरी परत से अलग था। यह मुलायम और रसदार था। जब उसने मछली को काटा तो उसके मुंह में मछली के मांस का गर्म रस उछल पड़ा और उसकी सुगंध की लहरें काफी देर तक उसके मुंह में बनी रही।
इस बार तो अमेरिकन कुलिनरी एकेडमी के दोनों हेड शेफ भी इतने हैरान रह गए कि काफी देर तक उनकी बोलती बंद हो गई। बार बार तलने के बाद आटे की बाहरी परत कुरकुरी और स्वादिष्ट हो गई है, लेकिन अंदर से ज्यादा तली नहीं है। जी हां, असल में इस तरह से धीमी आंच पर तलने से सैल्मन का मांस थोड़ा कच्चा रह जाता है, लेकिन इस सैल्मन ब्रेड में मौजूद सैल्मन को लपेटते समय खास तौर पर गर्म किया गया और सॉस के साथ मिलाया गया। इस तरह तलने की प्रक्रिया के दौरान धीमी आंच के कारण ये कच्चा नहीं रहता। तांग दाओ यिन ने बची हुई ताजी मछली के मांस को देखते हुए कहा, जब आप इसे चबाएंगे तो अंदर का मांस और सॉस एक साथ मुंह में फैल जाएंगे। चाहे इसकी बनावट हो या स्वाद, ये सहज भूख जगाने के लिए काफी है। इस मछली के मांस में न केवल सैल्मन का स्वाद है, बल्कि काली मिर्च का स्वाद भी है। इसमें सैल्मन की सामान्य गंध नहीं है। आपने क्या इस्तेमाल किया? कियान याने जस्मिन एयर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। जस्मिन एयर ने तुरंत समझाया, अंदर से मैंने मछली की गंध दूर करने के लिए इसे काली मिर्च, नमक, नींबू का रस और शहद में 5 मिनट के लिए मैरिनेट किया। फिर मैंने अंदर अंडे की एक परत डाली और अंडे के तरल का उपयोग करके सैल्मन को लपेट दिया। तलने की प्रक्रिया के दौरान सैल्मन को केवल अंदर से गर्म किया गया और फिर झींगा और अंडे का स्वाद उसमें समा गया। जैसा कि उम्मीद थी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अंदर का सैल्मन सामान्य तले हुए सैल्मन जितना कुरकुरा नहीं है, बल्कि ये काफी सख्त है। पता चला कि इसमें 3 परतें हैं और अंदर अंडे के तरल की एक परत है। बाहर की कुरकुराहट अंदर की कठोरता और लोच के साथ मिलकर स्वाद को चरम सीमा तक पहुंचा सकती है। शिमिया कोजरो ने जस्मिन एयर के सुंदर और आकर्षक चेहरे को देखा और उनकी आंखों में प्रशंसा भरी हुई थी। उन्होंने कहा, अगर आप ऐसा कहती हैं तो चेरो की लीना में बचपन से ही असाधारण प्रतिभा थी और ये एयर एक ऐसी लड़की है जो लगातार सबसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती रही है। मैं आपके खाना पकाने के कौशल और मेहनत को महसूस कर सकता हूं। तुम बहुत दयालु हो। जस्मिन एयर सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुई। हालांकि एयर परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते उसने विनम्रता का भाव बनाए रखा और बोलते समय मुस्कुराती रही। तो चलिए अपने शिक्षकों को भी अपने अंक देने के लिए आमंत्रित करते हैं। रोशनी कपूर की आवाज बंद होते ही 5 जजों ने एक साथ अपने हाथों में मौजूद स्कोरबोर्ड पर दबाव डाला। जब दर्शक होश में आए, तब तक जजिंग प्लेटफॉर्म पर लगातार कई ऊंचे अंक दिखाई दे रहे थे। 17, 17, 16, 16, 16, 82 अंक। बड़े पर्दे पर अंतिम कुल स्कोर देखकर दर्शक दंग रह गए। शुरुआत में खाना पकाने का काम पूरा कर चुके 20 प्रतियोगी थे, लेकिन सबसे ज्यादा अंक केवल 45 थे। सभी को लगा था कि दूसरे दौर में सबसे ज्यादा अंक 60 होंगे, लेकिन किसने सोचा होगा कि जस्मिन एयर अचानक प्रकट होंगी और 80 से ज्यादा अंक हासिल कर लेंगी। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि 82 अंकों के साथ जस्मिन एयर निश्चित रूप से शीर्ष 10 में थी। उनके लिए शीर्ष 3 में जगह बनाना भी संभव था। सामा सुकुयोमी-सान। दर्शक दीर्घा में मौजूद जस्मिन के समर्थकों ने जयकारे लगाए। वाह, मैं भी सिस्टर जस्मिन का सैल्मन खाना चाहती हूं। हेमा बैरागी ने निर्णायक मंच पर मास्क में लिपटे सुनहरे तले हुए सैल्मन को देखकर अपनी लार निगल ली। कैमी ने हेमा पर अपनी आंखें घुमाई। हेमा, तुमने काफी खा लिया है, अब एयर को परेशान मत करो, ठीक है? हेमा ने कुछ नाराजगी के साथ चौथा अनानास बन अपनी जेब में रख लिया। वो एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर खड़ी हो गई और अखाड़े की ओर चिल्लाई, मयंक सान, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। मुझे विश्वास है कि मयंक सान भी आसानी से शीर्ष 10 में जगह बना सकती है। धन्यवाद, हेमा। इस पूरे समय के दौरान पूरे स्टेडियम में मौजूद अधिकांश समर्थक इनारी के थे। जब मयंक भाटिया ने लीना और असुना को अपने लिए सबसे पहले बोलते हुए सुना तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यद्यपि ये व्यक्ति उसकी धर्म बहन थी,
फिर भी उसने मुड़कर सरगम की ओर हाथ हिलाया। हालांकि उसी क्षण उसकी नजर अनजाने में दर्शक दीर्घा के एक कोने पर पड़ी। उसने एक शाही लाल कोट पहने हुए व्यक्ति को जाते हुए देखा और थोड़ा चौंक गया। मयंक भाटिया को विश्वास था कि उसकी याददाश्त गलत नहीं थी। इस तरह का शरीर, जिसकी तुलना असुना से की जा सकती है, और साथ ही ये परिचित पोशाक, इसका मतलब यह था कि जस्मिन को उच्च अंक प्राप्त करते देख वो व्यक्ति खाद्य उत्सव छोड़कर चला गया। वो अपनी बेटी को शीर्ष 10 में पहुंचते देखने आई थी, तो क्या वह संतुष्ट होकर चली गई? एक मां होने के नाते उन्हें इतनी मेहनती बेटी पाकर गर्व होना चाहिए, है ना? कविता की पीठ को देखकर मयंक भाटिया को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। लगता है कविता भी एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह जस्मिन अय्यर का समर्थन नहीं करती, लेकिन वह चुपचाप अपनी बेटी पर ध्यान दे रही है। एक ऐसा विश्वविद्यालय प्रोफेसर जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। आपकी टिप्पणियों के लिए धन्यवाद। जस्मिन अय्यर ने खुशी से जजों को धन्यवाद दिया और फिर अखाड़े से चली गई। स्कोरिंग पूरी हो चुकी है, इसलिए उन्हें दूसरे गेम के खत्म होने का इंतजार करना होगा ताकि आखिरी गेम के नियम बताए जा सके। उसके बाद ही वो आगे बढ़ सकती है। अब मैं अपनी मां को समझा सकता हूं, और मैंने अय्यर के परिवार की उम्मीदों को निराश नहीं किया। अशीना अय्यर ने अखाड़े के बाहर खड़े होकर मयंक भाटिया को धीरे धीरे सामग्री तैयार करते हुए देखते हुए मन ही मन सोचा, लेकिन उसके मन में कोई चिंता नहीं थी। हालांकि मयंक भाटिया हमेशा से ही असमंजस में रहा है, लेकिन इस सरल दूसरे गेम में उसे कभी भी बाहर नहीं किया जा सकेगा। यह मयंक भाटिया की ताकत पर उसका भरोसा है। जस्मिन के बाद कई अन्य शेफ भी आए, लेकिन सबसे ज्यादा स्कोर केवल 60 अंक का था। सबसे अधिक अंक असुना के थे, जिन्होंने 12 अंक प्राप्त किए। संस्कार के 10 महान लोगों में से एक रुईशान झिजन ने लाल शराब और मछली से बना एक व्यंजन, अब ब्रांडी में पकी हुई मछली, बनाया और वास्तव में 90 अंक प्राप्त किए। इसने सीधे तौर पर जस्मिन के पहले स्थान को तोड़ दिया, और ये इतिहास में पहला शेफ है जिसने 90 अंकों की बाधा को पार किया है। मयंक भाटिया को इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि रुयामा झिजन को भी 90 अंक मिले। दरअसल जस्मिन की खाना पकाने की रचनात्मकता बुरी नहीं थी, लेकिन चाकू चलाने के कौशल और आग पर नियंत्रण के मामले में वह रुयामा झिजन से थोड़ी कमजोर थी। बेशक रुयामा झिजन की रेड वाइन में पकी हुई मछली बनाना कोई आसान प्रक्रिया नहीं थी। इससे पहले उन्होंने विशेष रूप से टूना को स्टीमर में भूनने के लिए रखा, ताकि उच्च तापमान के तहत मछली के अंदर बनने वाला मांस का रस पूरी तरह से अंदर ही बंद रहे। बर्तन से निकालने के बाद उस पर मिर्च और रेड वाइन से बनी एक विशेष चटनी फिर से छिड़की गई और एक गाढ़ा टमाटर का सूप मिलाया गया, जिससे पूरी तरह से पकी हुई मछली में मसालेदार और खट्टा स्वाद आ गया। संस्कार की 10 प्रतिभाओं में से एक होने के नाते, जैसा कि उम्मीद थी, उसके पास वास्तव में असाधारण शक्ति है। रुयामा झिजन को, जो इस समय पहले स्थान पर थी, देखकर मयंक भाटिया मन ही मन हैरान रह गई। बेशक मयंक को चीनी व्यंजन स्टोन पॉट फिश पर भी पूरा भरोसा था। रुयामा झिजन के बाद संयोगवश अमेरिकन कुजीन अकादमी के गेनो आए। वे एक विशेष प्रकार की स्कैलप मछली लेकर मेज पर आए और प्लेट में कुछ बंद स्कैलप रखे हुए थे। प्लेट के नीचे एक छोटी सी गर्म कड़ाही जैसी कोई चीज थी, जिसमें ईंधन का एक छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ था। इस तरह से काम करने पर जज हैरान रह गए। इसे कैसे खाया जाता है? जिया ने बंद खोल को देखा और हैरानी से पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे इसे खोलने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिना औजारों के? दरअसल व्यंजन को खाने का तरीका भी रेटिंग निर्धारित करता है। यदि स्कैलप्स को खोलने के लिए विशेष रूप से हाथों का इस्तेमाल करना पड़े, तो इस व्यंजन की रेटिंग निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। सुंदर सुनहरे बालों वाला युवक जीनो टूटी फूटी इंडियन भाषा में बोल रहा था, ठीक वैसे ही जैसे इंडियन लोग अंग्रेजी बोलते हैं। उसने एक लाइटर उठाया और रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, सब लोग
अब मैं जादू दिखाने जा रहा हूं। जादू? मंच पर मौजूद जज थोड़े हैरान रह गए। इस समय जीनो ने नीचे रखे विशेष बर्तन में ईंधन जला दिया था। गरम बर्तन के तल से आग का एक गोला निकला। तुरंत बाद ऊपर की प्लेट गर्म हो गई। पहले बंद सीपियां धीरे धीरे खुलने लगी, जिससे अंदर का मांस दिखाई देने लगा। इसके तुरंत बाद सीपियों से एक मनमोहक सुगंध फैलने लगी। इससे स्कैलप्स गर्म होकर अपने आप खुल जाते हैं और साथ ही अंदर मौजूद मछली के मांस की ताजगी भी बरकरार रहती है। जिया ने सीपियों के अंदर मछली के मांस को आश्चर्य से देखा। सॉस में मैरिनेट होने के बाद मछली का मांस सुनहरा रंग बिखेर रहा था। बाहरी परत पतली सेवई और बारीक कटे लहसुन की थी। इसके अलावा पकने के बाद अंदर क्रीम की एक परत डाली गई थी। क्रीम की गाढ़ी बनावट के कारण सेवई और मछली का मांस आपस में मजबूती से चिपक गए थे। एक निवाला लेते ही ताजा और कोमल दूध का रस और स्कैलप्स में लिपटा ताजा मछली का मांस एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे ऐसा महसूस होता है मानो आप पल भर में समुद्र में प्रवेश कर गए हों। सीपियों को आंच पर पकने देने और उन्हें खोलकर देखने के लिए सही समय का सावधानीपूर्वक इंतजार किया गया। इसके अलावा मछली का मांस पश्चिमी व्यंजनों की तरह ही अद्भुत ताजगी से भरपूर था। पांचों जजों ने दोनों रेटिंग्स को मिलाकर अंततः 91 का उच्चतम स्कोर दिया। इस बार तो जीनो रुयामा शिरोयाजू से एक अंक आगे था। तो फिर मंच पर जाने वाला अगला व्यक्ति वही है जो लंबे समय से इंतजार कर रहा है, मिस चेरिलीना, जिन्होंने अपने पहले वर्ष में ही डीपीएस में सबसे कम उम्र की 10 महान हस्तियों में जगह बनाई और जिनके पास ईश्वर की वाणी है। चेरी लीना हमें किस तरह का सरप्राइज देगी? रोशनी कपूर की आवाज सुनाई दी। मयंक भाटिया ने फिर से मैदान की ओर देखा। जस्मिन की व्याख्या सुनने के बाद उसे महसूस हुआ कि ये ठंडी और घमंडी युवती चेरी लीना की ताकत, वह भी उनकी ही तरह इस फू फेस्टिवल में सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी थी। देखना, चेरी लीना अपना व्यंजन लेकर मंच पर आई। मयंक भाटिया ही नहीं बल्कि दर्शकों की सांसें भी थम गई। निर्णायक मंडल में बैठे पांचों लोगों की आंखों में अनायास ही एक गरिमापूर्ण भाव झलक रहा था। अरे, ये क्या है? मेजबान रोशनी कपूर माइक्रोफोन लेकर निर्णायक मंडल में आई और जब उन्होंने लाल चावल का कटोरा और चमकदार सुनहरी जेली जैसी मुलायम वस्तुओं से भरी प्लेट देखी तो आश्चर्य से पूछा। रोशनी कपूर का सवाल सुनकर दर्शकों में मौजूद लोगों के चेहरे पर भी हैरानी के भाव दिखाई दिए। ये मांस की जेली है जिसे मैंने मछली के मांस के साथ उबाला था। चेरी लीना ने अपने होठों के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया और हल्की सी मुस्कान दी। फिर उसने मछली की जेली वाली प्लेट उठाई और उसे सीधे लाल चावल पर छिड़क दिया। मछली के मांस से बनी नरम जेली चावल के उच्च तापमान में तुरंत पिघल गई। सुनहरी ग्रेवी और चावल आपस में कसकर चिपक गए, जिससे पूरे चावल का रंग चमकदार सुनहरा हो गया। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो चावल से सुनहरी रोशनी चमक उठी हो। सभी लोग आनंद लें। चेरी लीना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पांचों जजों की ओर मुस्कुराई। जजों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अपनी चॉपस्टिक उठाई और चावल का एक दाना अपने मुंह में डाला। जैसे ही चावल उनके मुंह में गया, शिया को लहरों का कंपन महसूस हुआ। इस समय जिया को ऐसा लग रहा था मानो उसके कानों में लहरों की आवाज गूंज रही हो। वो गर्म समुद्र तट पर लेटी हुई थी, अपने गोरे और आकर्षक शरीर पर स्विमसूट पहने हुए समुद्र से आने वाली ताजी हवा का आनंद ले रही थी। ये गंध! हजार! जिया को होश आया और उसने कटोरे में रखे चावल को आंखें फाड़कर देखा। ये गर्मियों में समुद्र की हवा की खुशबू जैसी है, लेकिन मछली के मांस से बनी इस जेली में समुद्री भोजन जैसी गंध क्यों आ रही है? ओह, जब मैंने टूना जेली को उबाला तो मैंने उसमें समुद्री शैवाल से निकाला हुआ ग्रेवी मिला दिया। इससे टूना जेली और समुद्री शैवाल आपस में मिल गए, जिससे समुद्री भोजन की वह सुगंध बन गई जो उसमें होनी चाहिए।
चेरी लीना मुस्कुराई। नहीं, ये सही नहीं है। चावल में टमाटर का रस भी है। दूसरी ओर तांग शिमाइन ने चावल के बड़े बड़े निवाले खाते हुए कहा, चावल पर मछली की जेली छिड़कने और चावल के दानों को मिलाकर मछली की जेली को टमाटर के रस के साथ मिलाने से इसमें समुद्री शैवाल का ताजा स्वाद आता है और साथ ही एक खट्टा और संतोषजनक एहसास भी होता है जो लोगों को खुद को रोकने में असमर्थ बना देता है। इसके अलावा इस फिश जेली को खास तौर पर सीफूड मसालों के साथ तैयार किया गया था। ग्रेवी डालते ही ये गहरे समुद्र से निकले बम की तरह फट पड़ी। मांस के टुकड़े और गुप्त टमाटर सॉस में पके चावल आपस में इस तरह घुल-मिल गए मानो चावल के बीच के खाली स्थान में चिपक गए हो, जिससे लगभग परिपूर्ण मछली मिश्रित चावल का व्यंजन तैयार हो गया। ये एहसास गर्मी के दिनों की ताजगी भरी खुशबू जैसा है और इस व्यंजन को सचमुच गहरे समुद्र से निकला स्वादिष्ट बम कहा जा सकता है। नहीं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। चेरी लीना सूप के कुल 5 कटोरे लेकर आईं और जजों से मुस्कुराते हुए कहा, यदि संभव हो तो कृपया सूप को चावल पर छिड़क दें। ये सॉस लॉबस्टर के मांस और समुद्री शैवाल से निकाले गए रस के साथ उबाला गया है। ये सीमित मात्रा में है, इसलिए कृपया इसे चावल में अवश्य डालें। इस बार तो शिमिया कोजरो और तांग शिमाइन भी हैरान रह गए। फिर उन्होंने चावल पर चटनी छिड़की। इस बार उबलती हुई चटनी ने मानो अभी अभी हुए धमाके को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। दोनों शक्तियों का प्रभाव चावल में समा गया। जैसे ही चावल उनके मुंह में गया, गहरे समुद्र का ताजा स्वाद फैल गया, बार बार उनकी स्वाद कलियों पर हमला करता हुआ। 5 जजों को गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। चेरी लीना ने अपने द्वारा बनाया हुआ चावल का कटोरा खत्म कर दिया। 93 अंक। संतुष्ट भाव से चावल खाने के बाद 5 जजों ने अपने अपने अंक दिए। निर्णायक मंडल पर अंक देखकर दर्शक इतने स्तब्ध रह गए कि वे कुछ बोल ही नहीं पाए। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि किसी प्रतियोगिता में डीपीएस का 10वां स्थान। चेरी लीना ने वास्तव में पूरी प्रतियोगिता में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। पहले स्थान पर चेरी लीना 93 अंक, द्वितीय स्थान जीनो 91 अंक, तीसरा स्थान रुयामा शित्सुया 90 अंक, चौथा स्थान जस्मिन हेयर 82 अंक। उसके बाद प्रतियोगिता समाप्त होने तक ये सिलसिला जारी रहा। हालांकि शीर्ष 3 स्थान अभी भी अपरिवर्तित थे। जस्मिन की रैंकिंग खिसककर 6ठे स्थान पर आ गई थी। आखिरकार लगभग 50 रसोइयों में से कई असाधारण प्रतिभा के धनी थे। 10वें स्थान के स्कोर पहले ही 75 अंक तक पहुंच चुके थे। दूसरे शब्दों में कहें तो शीर्ष 10 में प्रवेश करने के लिए कम से कम 75 अंक प्राप्त करने होंगे। इस समय मयंक ने आखिरकार चावल पकाना पूरा कर लिया। उसने पत्थर का बर्तन उठाकर निर्णायक मंडल के पास रख दिया। पत्थर की कड़ाही में पकी मछली। जैसे ही मयंक भाटिया ने स्टोन वोक फिश के 5 कटोरे मेज पर रखे, एक सुगंधित और मसालेदार खुशबू अचानक हवा में फैल गई और जल्दी ही पूरे स्थान पर छा गई। इस खुशबूदार और लुभावनी महक से भूख जाग उठी। ये कैसी गंध है? सभी दर्शकों ने सूंघा। इस सुगंधित और मसालेदार खुशबू के कारण उनके मुंह में लार आने लगी। उन्होंने लार निगली और कहा, यह सुगंधित और मसालेदार खुशबू मुझे गर्मी के मौसम में टेप्पान्याकी और बारबेक्यू की याद दिलाती है। इसके अलावा इस सुगंधित और मसालेदार महक में मछली की ताजगी का एहसास हो रहा है। मछली के बर्तन में बचा हुआ स्वादिष्ट शोरबा तो देखो। मैंने दोपहर का खाना खा लिया है, लेकिन मुझे फिर से भूख लग रही है। अचानक दर्शकों के बीच से निगलने की आवाजें आने लगी। अरे, बड़े भाई मयंक भाटिया का किरदार तो बहुत ही बुरा है। यहां तक कि दर्शक दीर्घा में बैठी हिमा बैरागी ने भी नाखुशी भरे भाव से कहा। बगल में खड़ी मिनामी कोयनारी ने अपनी बड़ी प्यारी आंखों को झपकाते हुए संदेह से पूछा, हिमा, मुझे याद है कि बड़े भाई मयंक भाटिया ने आपको नाराज नहीं किया था, है ना? आपने दोपहर में कहा था कि आपको बिग ब्रदर मयंक भाटिया सबसे ज्यादा पसंद है।
हेमा बैरागी नाराज दिख रही थी। उफ, अब मुझे उससे नफरत हो रही है। उसने दोपहर में मेरे लिए इतना स्वादिष्ट खाना क्यों नहीं बनाया? अब मुझे फिर से भूख लग गई है। कैमी ने सीट पर रखे स्नैक्स पर नजर डाली। क्या बड़े भाई मयंक भाटिया ने तुम्हारे लिए अनानास का बन नहीं खरीदा था? हेमा बैरागी, इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए सारा दोष उसी का है। उसकी खुशबू के कारण मैं अनानास वाला बन नहीं खा पाई। दर्शकों की खुशी भरी आवाजें सुनकर मयंक भाटिया ने हल्की सी मुस्कान दी। उन्हें दर्शकों की ऐसी ही प्रतिक्रिया की पहले से ही उम्मीद थी। सॉस और मसालेदार सामग्रियों के मिश्रण के बाद स्टोन वोक फिश की खुशबू परोसे जाने पर फैलना स्वाभाविक था। अगर कोई ऐसा रेस्तरां होता जो स्टोन वोक फिश में विशेषज्ञता रखता हो, तो ग्राहकों से भर जाने पर उसकी खुशबू पूरे रास्ते में फैल जाती थी। ये सभी मसालेदार मछलियां हैं, लेकिन इनकी गंध पिछली रुईशान झिजन से ज्यादा खराब नहीं है। मयंक भाटिया पर ध्यान दे रहे डॉन शिमिन ने अपने कटोरे में रखी सुगंधित स्टोन पॉट फिश को घूर कर देखा। जिस क्षण मयंक भाटिया ने स्टोन फिश वोक बनाना शुरू किया, उसे महसूस हो गया कि यह व्यंजन असामान्य है। बेशक डीपीएस के पूर्व नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते उन्होंने पहले भी पत्थर की कड़ाही में पकाए जाने वाले व्यंजन देखे थे। उदाहरण के लिए उन्होंने कोरिया में लोकप्रिय पत्थर की कड़ाही में पकाए जाने वाले चावल का अध्ययन किया था। हालांकि पत्थर के बर्तन से आ रही सुगंध से अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह स्टोन फिश वो की तुलना में काफी घटिया था। इसलिए वो मछली पकाने के इस बर्तन के बारे में उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। और मंच के पीछे वालों का क्या? लिनाई, गेनो और अन्य लोग मंच के मध्य में खड़े मयंक भाटिया को गंभीर भाव से देख रहे थे। ऐसा भाव उनके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखा गया था। दोपहर के भोजन के तुरंत बाद ही वह दर्शकों में मौजूद इतने सारे लोगों के मन में भोजन की लालसा जगाने में सक्षम था। संभवतः इस व्यंजन की रेटिंग उनकी रेटिंग से कम नहीं होगी। मिस अरीना, ये इस प्रतियोगी की जानकारी है। प्रतियोगियों के विशेष बैठक कक्ष में फर्श से छत तक फैली चमकदार खिड़की के सामने लिनाई बैठी थी। जो किसकी थी? लिनाई की छोटी सचिव शिंदो फुजिवारा ने उसे मयंक भाटिया की जानकारी दी। क्या मयंक भाटिया चीनी है?